हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो एक बार फिर आप सभी के बीच प्रस्तुत एक नए वीडियो के साथ, जो कि है प्रैक्टिस पेपर 2 बिजनेस स्टडीज़ लेटेस्ट पैटर्न पर, जिसकी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, उसका पार्ट 4। यानी आज का वीडियो प्रैक्टिस पेपर सेकंड का लास्ट वीडियो होगा। और इसके पहले हम पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1, और उसके भी पहले प्रैक्टिस पेपर 1 के चारों पार्ट को कर चुके हैं। और इस वीडियो के साथ आज 2 प्रैक्टिस पेपर की सीरीज़ पूरी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्रैक्टिस पेपर 2, जो बेसिकली ऑल द 6 मार्कर्स क्वेश्चंस के होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। So as always, first of all we are going to discuss or list out the various topics जो कि आज के क्वेश्चन से कवर होने वाले हैं। और वो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप एज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, then concept of delegation, then element of delegation, then concept of planning, limitations of planning, advantages of advertisement, meaning of selling concept and marketing concept, and difference between selling and marketing concept। तो ये वो लिस्ट है जो आज के क्वेश्चंस में कवर अप होने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर क्वेश्चन में ये लिख कर आए विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो इसके ऊपर मार्क्स होंगे। आपको वो डायग्राम यानी वो जो स्ट्रक्चर आपको सिखाया गया है फंक्शनल फोरमैनशिप का, वो आपको ड्रॉ करना है। तो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन फंक्शनल फोरमैनशिप एज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि जो इनडायरेक्ट है, सब कुछ डायरेक्ट है। आपको नॉर्मल तरीके से जो फंक्शनल फोरमैनशिप होता है वो एक्सप्लेन करना है, एंड ऑल द पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शनल फोरमैनशिप है क्या, वो हम बताएंगे। तो फंक्शनल फोरमैनशिप रिफर्स टू अ पर्सन, फंक्शनल फोरमैनशिप में जो पहला टर्म है यानी कि फोरमैन, ठीक है, पहले तो हम उसी की बात करेंगे, ये फोरमैन कौन होता है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं लिखा है कि एक फोरमैन जो होता है रिफर्स टू अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशनल लेवल ऑफ वर्कर्स। According to this technique, the planning and the production functions should be separated। तो इसके अकॉर्डिंग फैक्ट्री में होने वाले प्लानिंग वर्क और प्रोडक्शन वर्क दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है, मिला करके नहीं चलाया जाता है। ठीक है ना। दैट इज अंडर ऑफ अ मैनेजर देयर शुड बी वन प्लानिंग इंचार्ज एंड वन प्रोडक्शन इंचार्ज। ईच इंचार्ज शुड हैव 4 पर्सनल अंडर हिम और हर। तो जैसे प्लानिंग इंचार्ज है तो उसके अंदर 4 एक्सपर्ट्स होंगे, और जो प्रोडक्शन इंचार्ज होगा उसके अंदर भी 4 एक्सपर्ट्स होंगे। द फॉलोइंग आर 4 पर्सनस दैट वर्क अंडर द प्लानिंग इंचार्ज। और ये जो 4 का कॉन्सेप्ट है कि 4 इंचार्ज होंगे, ये एक फिक्स्ड वो है, सजेशन है, जो कि F.W. टेलर ने अपने इस टेक्निक में दिया है। तो पहला आता है, मैंने जैसे पहले ही कहा आपसे कि हमारे फैक्ट्री के टोटल वर्क को डिवाइड किया पहले प्लानिंग में, उसके अंदर जो 4 लोग आते हैं वो कौन कौन है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इन शॉर्ट जानते हैं कि ये क्या है। बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, ये एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। हेडिंग आपके सामने है, ये उसका एक की स्टेटमेंट है या एक मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया है, एंड इट इज़ अ सजेशन कि इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए आप बुक की हेल्प जरूर लें और ढंग से उसको लिखें, क्योंकि इतने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन से आपके मार्क्स कट सकते हैं। क्लियर। और जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, वो आप बुक से रेफर कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन या किसी क्वेश्चन में किसी आंसर को क्यों लिखा जाना है या उसको कैसे लिखना है वो मैं बताने वाला हूँ, है ना। अदरवाइज वीडियोस बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी अगर मैं आपको सारे के सारे 1 to 1 स्टेटमेंट लिख करके आंसर बताता हूँ तो। क्लियर। तो आप इसके आंसर को अपने बुक से ढंग से लिखेंगे, बट लिखना क्या है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर हो गई बात। तो हम पहले बताएंगे प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 लोग आते हैं, उनमें से एक कौन है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो क्या करता है? टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर।
यानी ये इंस्ट्रक्शंस इशू करता है, इसलिए इसका नाम ही है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। सेकेंड वन इज रूट क्लर्क। तो रूट वर्ड से जो मतलब निकलता है यहाँ भी वही है, टू शो द रूट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, मतलब कि प्रोडक्शन कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, कैसे प्रोग्रेस करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जैसा नाम वही काम है इनका भी, कि टू टेक केयर ऑफ द टाइम एंड कॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देन डिसिप्लिनरियन, तो जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, वही इनका काम होता है, टू एंश्योर दैट द डिसिप्लिन इज बीइंग मेंटेन। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी की तरफ, जो फैक्ट्री के टोटल मैनेजमेंट को डिवाइड करने के समय आते हैं। एक तो हो गया कौन सा, प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, प्रोडक्शन का। तो अब प्रोडक्शन के अंदर जो 4 लोगों के सजेशंस दिए टेलर ने, वो क्या क्या है। पहला आता है स्पीड बॉस, टू एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो स्पीड का मतलब काम तेजी से करने से बिल्कुल नहीं है। स्पीड का मतलब है कि जिस पेस पर, जिस रिदम में जो वर्क तय हुआ था, उस रिदम में उसको करना है, और वो हो रहा है कि नहीं, ये देखते रहना। देन आता है गैंग बॉस। तो गैंग का बेसिकली मतलब है यहाँ पर एक टीम को यूनाइट करने से, टू कीप द मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर द वर्कर्स। क्योंकि अगर आप टीम के लीडर हैं, ठीक है, आपकी एक गैंग है, अगर उस गैंग में आपके जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर मशीन एंड टूल्स नहीं मिलेंगे और वर्किंग कंडीशन में नहीं मिलेंगे, तो वो आपकी जो टीम है वो फेलियर हो जाएगी। तो इनका काम ही है कि अपने टीम के लिए जो वेरियस मशीन्स एंड टूल्स होने हैं वो यूज़ के लिए रेडी रहें, ऐसा मेंटेन करें वो। नेक्स्ट आता है रिपेयर बॉस, टू एंश्योर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द मशीन। क्योंकि रिपेयर हम कब कराते हैं किसी चीज़ पर, जब उसमें कुछ गड़बड़ होने लगता है तो हम रिपेयरिंग कराते हैं। तो इनका काम है कि उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए क्या कराना, रिपेयर करना टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़े। नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर कौन होता है, जो किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करता है, जांच पड़ताल करता है। तो वही बात यहाँ भी है, इंस्पेक्टर टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ वर्क डन। तो इस तरीके से फैक्ट्री के टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया गया 2 इंचार्जेस के अंदर, और जिनके अंदर 4 एक्सपर्ट्स को बांट दिया गया है। यही कॉन्सेप्ट है कि क्या, फंक्शनल फोरमैनशिप। आइए अब इसी को जानने की कोशिश करते हैं डायग्राम की मदद से। तो फंक्शनल फोरमैनशिप के अकॉर्डिंग टोटल फैक्ट्री मैनेजमेंट को या फैक्ट्री मैनेजर को डिवाइड किया 2 हिस्सों में, प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, नाउ प्लानिंग इंचार्ज के अंदर ये 4 हैं। पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा रूट क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड चौथा डिसिप्लिनेरियन। तो ये 4 हो गए। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर एक आ गया स्पीड बॉस, गैंग बॉस दूसरा हो गया, तीसरा रिपेयर बॉस, और चौथा इंस्पेक्टर। इस तरीके से ये जो आपके 4 + 4 8 एक्सपर्ट्स हैं, ये सभी मिलकर के वर्कमैन से काम करवा रहे हैं, और हमारा प्रोडक्शन वर्क हो रहा है। और एक बात अब आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, कि अगर हम इस फंक्शनल फोरमैनशिप को ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि एक ऐसे प्रिंसिपल का वायोलेशन यहाँ होता है जो कि फेयोल ने सजेस्ट किया। फेयोल कहते हैं कि एक समय में एक से ज़्यादा मैनेजर्स किसी को ऑर्डर ना दे, अदरवाइज जो सबऑर्डिनेट है वो वर्क ढंग से नहीं कर सकेगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक समय में इस वर्कमैन को, या किसी भी वर्कमैन को, 1 2 नहीं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग ऑर्डर देते हैं, जो कहीं ना कहीं फेयोल के यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को वायोलेट करता है। क्लियर हो गई बात, ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, उसका अल्टरनेट फर्स्ट। Decentralization is an important philosophy that implies selective dispersal of authority. ये एक स्टेटमेंट है। In the light of this statement, explain any 6 important points of decentralization. तो है तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन एक स्टेटमेंट के रेफरेंस में आपको करना क्या है, बताना है कि डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंस बताना है आपको। और जो स्टेटमेंट आपको सपोर्ट करना है वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फिलॉसफी दैट इम्प्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जिसमें कि हम सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी करते हैं, मतलब काम को बांटते ही सिर्फ नहीं, सेलेक्टेड तरीके से करते हैं। तो आइए जानते हैं वन बाय वन उनके इंपॉर्टेंस को। तो फिर एक बार वही आपको से कहूँगा, मैं आपको प्रॉपर हेडिंग्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वे ऑफ आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो कुछ जगहों पर आपको पूरा मिलेगा, कुछ जगहों पर पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ नेसेसरी वीडियोस बहुत लेंदी हो जाए। जितने की जरूरत है उतना आपको इस वीडियो में मिलेगा, एंड रेस्ट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए आप बुक का रेफरेंस जरूर लें। अदरवाइज आप कल को ये ना सोचें कि इतना ही लिख के चले आओगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ध्यान रखना आपको कि ये क्वेश्चन 1 2 नहीं 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें आप रिस्क नहीं लेंगे। इसमें आपको 200 वर्ड्स तक की लिमिट होती है, आप 200 वर्ड्स तक इसमें लिख सकते हैं,
इसलिए बहुत कम नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, लेकिन इतना ज़रूर लिखना है कि आपको अगर 6 पॉइंट्स लिखने हैं तो 1 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन इतना हो कि जिसके लिए टीचर आपको 1 नंबर देने के लायक बना सके। और दूसरी चीज़, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था कि ये हेडिंग्स जो होते हैं वो आप ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि इस हेडिंग को लिखते ही आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं और रेस्ट मार्क्स जो उस पॉइंट के लिए होते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन से आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक्सप्लेनेशन इतना भी बड़ा नहीं करना है कि वो उसके लायक ना हो जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लिख दें, ऐसा भी ना हो, समय की बर्बादी ना करें। इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजर्स आर नॉट ओवरबर्डन्ड। तो अगर डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो टॉप मैनेजर होते हैं वो ओवरबर्डन नहीं होते हैं बाय कॉमन डे टू डे ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो उनको नहीं करनी होती, वो लोगों को बांट देते हैं। दे हैव इनफ टाइम टू प्लान अहेड एंड डेवलप न्यू स्ट्रेटेजीज। तो वो जो मेन उनका फोकस पॉइंट होता है यानी मेंटल वर्क होता है, उसमें वो अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं और नए नए प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। तो डिसेंट्रलाइजेशन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में रेडीमेड मैनेजर्स तैयार होने लगते हैं। इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन even lower level managers learn the art of exercising decision making authority। तो जो लोअर लेवल पे काम करने वाले होते हैं मैनेजर्स, उनको भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का एक्सपीरियंस मिल जाता है, एंड दैट इज़ हाउ वी प्रिपेयर देम फॉर द प्रमोशन टू द हायर लेवल्स। और जिससे कि फ्यूचर में कभी भी आपको जरूरत पड़े कि मैनेज करने के लिए कौन होगा, तो उनसे हम मैनेजमेंट का काम करवा सकते हैं एट एनी टाइम। नेक्स्ट वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। तो डिसेंट्रलाइजेशन से एक बेनिफिट और ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, क्विक डिसीजन मेकिंग पॉसिबल हो पाता है। इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन फ्यू हैंड्स ओनली, बट डिसीजन पावर इज एंट्रस्टेड विद द मैनेजर्स हु परफॉर्म द एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर चला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करने पड़ते हैं और जिस वजह से डिसीजन बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं। Next one is develop initiative amongst the subordinates. Decentralization helps to promote self-reliance and confidence among the subordinates. They learn to depend on their own judgment, क्योंकि अब आपको डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू लॉट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं, तो आपके पास सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस गेन होता है कि आप खुद से अपना जजमेंट एंड डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। Decentralization provides greater autonomy to the lower level of management as well as divisional or departmental heads. This allows firms to function in a manner best suited to their department. Consequently, the productivity levels increases and the organization is able to generate more returns which can be used for growth and expansion purpose. तो सीधी सी बात है, अगर आप एक एम्प्लॉय को, दो एम्प्लॉय को, इस तरह सारे एम्प्लॉयज़ को डिसेंट्रलाइज करके प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, तो उन सभी को अपने अपने मैनेजर स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है। सभी लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने अपने में कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आता है उनके अंदर। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा उनको भी मिलेगा, प्लस उनके उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी अल्टीमेटली मिलेगा, जिससे ग्रोथ पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है आपका बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स इट पॉसिबल टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ एट ईच लेवल। द डिपार्टमेंट्स कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट्स। तो जब तक आपके वर्क फेलियर के लिए आप किसी को अकाउंटेबल ना ठहरा सके, तब तक आपका कंट्रोल नहीं है बेटर, ये माना जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू सबको पता होता है कि इसको क्या काम करना है। इस तरह से आप अपने किसी भी वर्क के लिए किसको इंडिविजुअली अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं, वो पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट अल्टरनेट की तरफ आते हैं 32 क्वेश्चन का। इट हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट इट हिज एक्टिविटीज वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन डू। अगेन ये एक स्टेटमेंट है जिसको समझना है आपको और क्या जानना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एक्टिविटी रिफर्ड टू द अबव स्टेटमेंट एंड स्टेट इट्स एलिमेंट्स। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं। अगर आप सही पिक कर गए तो इजीली आप पूरा आंसर लिख देंगे और सही तरीके से लिख लेंगे, और अगर आपने गलत पिक किया तो भले आप सही तरीके से लिखें लेकिन आपको मिलेगा 0, क्योंकि आपका कोई कॉन्सेप्ट सही नहीं लगता है फिर, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार दोहरा कर क्वेश्चन पढ़ लेना कि ये स्टेटमेंट कहाँ आपको ले जाना चाहता है। तो आइए समझते हैं कहाँ हम पहुँचेंगे। तो ये है डेलीगेशन। देखिए फिर ध्यान से एक बार, क्यों डेलीगेशन हुआ।
इट हेल्प्स मतलब डेलीगेशन हेल्प करता है एक मैनेजर को। डेफिनेटली डेलीगेशन कौन करता है, आपका ये मैनेजर है अगर टॉप लेवल का, तो वह अपने जूनियर्स को या अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करता है, वर्क को डेलीगेट करता है। फिर फर्दर ये लोग भी अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करते हैं वर्क्स को। इस तरह डेलीगेशन होने लगता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जब सभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो डेलीगेशन ही बन जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, जो वाइडर टर्म में होता है। तो कह रहे हैं कि ये जो डेलीगेशन है हेल्प करता है मैनेजर्स को टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब अपने काम का जो एरिया वो बढ़ाना, फैलाना। एज विदाउट इट हिज एक्टिविटीज वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वॉट ही हिमसेल्फ कैन डू। और अगर वो ऐसा ना करे तो उसकी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ उस तक जो कि वो खुद कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट था जिससे साबित होता है कि यहाँ पर डेलीगेशन की बात हो रही है। तो पहले पार्ट का आंसर आ चुका है कि डेलीगेशन इज द आंसर। और देन उसके बाद आता है उसकी मीनिंग या उसका एक्सप्लेनेशन। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो ध्यान रखने वाली बात है, डाउनवर्ड ट्रांसफर है, आपका जो सीनियर है वही सबऑर्डिनेट को जब अथॉरिटीज दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। अब आते हैं एलिमेंट्स की तरफ। तो डेलीगेशन के एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं अगर, तो वही एग्जैक्टली हैं जो आपके डेलीगेशन के प्रोसेस में आते हैं। डेलीगेशन का प्रोसेस कहिए या डेलीगेशन का एलिमेंट कहिए, दोनों सेम है, जिनमें से पहला आता है अथॉरिटी, दूसरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा आता है अकाउंटेबिलिटी। हाँ, आप लोग को यहाँ ध्यान रखना है, कभी कभार बच्चे इनका नाम लिखते हैं लेकिन ऑर्डर्स में नहीं लिखते हैं, बट बताना चाहूँगा आपको ये ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। अथॉरिटी ही पहले आएगा, फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा और तीसरे में आपका आएगा अकाउंटेबिलिटी। इसी को उस प्रोसेस में लेकर चलते हैं डेलीगेशन के प्रोसेस में। क्लियर होगी बात? आप किसी को पहले अथॉरिटी देंगे और उसी के साथ आप उसके बराबर उसको काम देंगे और तब उसको काम के लिए अकाउंटेबल ठहराएंगे, इसीलिए ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आते हैं अब एक एक बार वन बाय वन सबका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। अथॉरिटी, अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड his subordinates and to take action within the scope of his position. Its flow from top to bottom. और अथॉरिटी का जो फ्लो है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करता है। दूसरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी एक तरह से वर्क, आपकी जिम्मेदारियां। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी इफ इट फ्लोज अपवर्ड्स। तीसरा आता है आपका एलिमेंट जो कि है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटीज का मतलब बेसिकली है आंसरेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइंड टास्क। जो आपको काम दिया गया था उसका फाइनल रिपोर्ट, एक तरह से वर्क फेलियर या सक्सेसफुल अचीवमेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 33 नंबर क्वेश्चन, उसका अल्टरनेट नंबर 1। इट पेज टू एडवर्टाइज, डू यू एग्री? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन बहुत बड़ी बात इसमें बोली गई है। आइए जानते हैं क्या है ये बात। द स्टेटमेंट मीन्स दैट एडवर्टीजमेंट बियर फ्रूट फॉर द कंपनी। सेल्स ऑफ वॉट इज बीइंग प्रमोटेड, जो आप प्रमोट करते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट वो कंपनी सेल कर पाती है। एंड इट इज कॉस्टली प्रोसेस बट विद द राइट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट द कंपनीज कैन गेन अ लॉट। तो यानी हम एडवर्टीजमेंट के लिए पे जरूर करते हैं लेकिन इन रिटर्न्स हमें बहुत कुछ मिलता है, वही हमें हाईलाइट करना है। दैट मीन्स हम रीज़न देने जा रहे हैं, वो रीज़न में से पहला आता है आपका प्रमोशन ऑफ सेल्स। एडवर्टीजमेंट की मदद से आप अपने सेल्स का प्रमोशन करते हैं। एडवर्टीजमेंट प्रमोट्स द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग द बायर्स टू बाय देम। अ गुड एडवर्टाइजिंग कैंपेन हेल्प्स इन विनिंग कस्टमर एंड जनरेट रेवेन्यूज। तो अच्छा अगर आपका एडवर्टीजमेंट कैंपेन है तो आप कस्टमर्स को गेन कर सकते हैं या उन तक पहुंच सकते हैं, और जिसकी वजह से सेल्स आपका बढ़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। सेकंड आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। तो नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। अ बिजनेस एंटरप्राइज कैन इंट्रोड्यूस इटसेल्फ एंड इट्स प्रोडक्ट टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स। एडवर्टाइजिंग एनेबल्स क्विक पब्लिसिटी इन द मार्केट। तो ये तो हम सब प्रैक्टिकली जानते हैं, कोई बहुत अजीब बात या कोई रेयर बात नहीं है ये। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट टू प्रमोशन प्रोडक्शन सिस्टम। तो हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको ये सपोर्ट करता है। एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन। द बिजनेस फर्म नोज दैट it will be able to sell on a large scale with the help of advertising. Mass production will reduce the per unit cost of the production, giving benefits to the economies of the scale to the firm. तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो सपोर्ट करता है प्रोडक्शन सिस्टम को भी। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट टू अदर प्रमोशनल टूल। तो
तो अदर जो प्रमोशंस के टूल्स हैं उसको भी सपोर्ट करता है एडवर्टाइजिंग। कैसे? तो एडवर्टाइजिंग हेल्प्स सेल्समैन इन देयर एफर्ट्स टू परसुएड people to buy the product. It removes doubts and encourages consumers to buy the product. It is used to obtain support of dealers in boost sales efforts. It reaches even the people to whom salesman can't reach. तो इस तरीके से ये सपोर्ट करता है आपके वेरियस प्रमोशनल टूल्स को अप्लाई करने के। नेक्स्ट आता है आपका बिल्ड्स अप पब्लिक इमेज। आपका पब्लिक इमेज भी बनता है। इट बिल्ड्स अप द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, क्रिएट्स ब्रांड लॉयल्टी। एडवर्टाइजिंग enables a business firm to communicate its achievement and its effort to satisfy the needs of the public. नेक्स्ट आता है आपका हेल्प इन कम्बेट इंटेंस मार्केट कंपटीशन। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिमांड एंड क्रिएटिंग पोटेंशियल डिमांड्स फॉर एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स by attracting a new group of customers. Thus it help fighting competition and extended the market territories for the established product. now आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 33 नंबर क्वेश्चन का अल्टरनेट नंबर 2 है। हाँ, आप सभी बताना चाहूँगा मैं, किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें तो अल्टरनेट 1 है या अल्टरनेट 2 है, ये जरूर लिख करके सॉल्व करें। अदरवाइज कई बार टीचर्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किया। तो उसी सीरीज में है अल्टरनेट नंबर 2, फाइंड व्हाट एंड फिल देम। दूसरा स्टेटमेंट भी अंडरलाइन किया है, क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सेल देम आर द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केट में फिलॉसफीज एंड कॉन्सेप्ट हमने पढ़े 5 तरह के, उनमें से कोई 2 है जिसकी बात यहाँ हो रही है, जिसके लिए हाईलाइटेड स्टेटमेंट है, फाइंड वांट्स एंड फिल देम। और दूसरा है क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सेल देम। आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कॉन्सेप्ट्स। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को गलत पिक किया तो उसका एक्सप्लेनेशन भी जाएगा, प्लस डिफरेंस भी गलत करोगे आप। खैर, आंसर की तरफ आते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सेल देम रिफर्स टू सेलिंग कॉन्सेप्ट। देख सकते हो आप, स्टेटमेंट को कोट करके बता दिया हमने। सेलिंग कॉन्सेप्ट है इस पैराग्राफ में, कैसे मालूम चला? क्रिएट्स प्रोडक्ट एंड सेल देम, प्रोडक्ट्स बनाया और उसे बेचा, ये हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है। एंड फाइंड वांट एंड फिल देम refers to marketing concept of the marketing management. Now अब हम आते हैं, जैसे हमने रिकॉग्नाइज कर लिया 2 तरह कॉन्सेप्ट को, एक सेलिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा मार्केटिंग। तो अब इन्हीं का डिफरेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बेसिस नाम का हेडिंग होता है, ये आप लोग जरूर से जरूर यूज़ करें जब भी किसी डिफरेंस को लिख रहे हो, चाहे 1 मार्क में, चाहे 3 या फिर 6 मार्क्स में क्यों ना हो। तो देखिए क्या है पहला डिफरेंस, स्कोप के बेस पर। तो मार्केटिंग के बारे में बोला कि ये वाइडर टर्म होता है और ये इंक्लूड करता है सेलिंग कॉन्सेप्ट को भी। क्लियर हो गई बात? तो ये एक वाइडर टर्म है, इट इंक्लूड सेलिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो। इट कवर्स द ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। नाउ सेलिंग कॉन्सेप्ट का स्कोप क्या कहता है कि इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। इट इज लिमिटेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। तो मार्केटिंग से नैरोअर मीनिंग है सेलिंग की। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है फोकस। मार्केटिंग फोकस क्या करता है? नीड ऑफ द कंज्यूमर। इनका फोकस है नीड ऑफ द कंज्यूमर्स। और इसमें फोकस क्या बताया गया है? इट फोकस ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर्स, ताकि उसको सेल्स फाइनली माना जा सके। तीसरा पॉइंट डिफरेंस का आता है ऑब्जेक्टिव्स के नाम से। इट एम्स टू अर्न प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो मार्केटिंग के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव रहता है आपका कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, लेकिन कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के साथ। जबकि वहाँ ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इट एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। नेक्स्ट आपका आता है फिर स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, शुरुआत और अंत। तो मार्केटिंग के बारे में बोला है इट स्टार्ट्स मच बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूस इवन आफ्टर सेल। और यहाँ बोला गया है कि इट स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड विथ द सेल ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट स्ट्रेटजी यूज्ड। इट इन्वॉल्व स्ट्रेटजीज लाइक प्रोडक्ट प्रमोशंस, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और जबकि इसमें बताया गया इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स लाइक प्रमोशन एंड परसुएशन फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स। एंड लास्ट एम्फेसिस, किस पे जोर दिया जाता है? इट एम्फेसाइजेज ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड। और वहाँ लिखा है इट एम्फाइजेज द बेंडिंग ऑफ द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाइड इन द पार्ट 1। नाउ अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 एक केस बेस्ड क्वेश्चन है।
With change in the consumption habit of people, Nikita, who was running a sweet shop, decided to shift to organic and healthy drinks business. She discussed her idea with her father, जो कि उसके mentor भी हैं, who encouraged her. After analyzing various options for diversifying her business venture, they both shortlisted the options to sell ready-made and ready-to-make vegetable shakes and sattu milk shake. Then they weighted the pros and cons of both the shortlisted options before finalizing. अब पूछा क्या है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव एंड गिव एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइटेड अबव। तो याद होगा, मैं आपको जब जब ये बात आती है तब मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ कि मैनेजमेंट के फंक्शंस टोटल कितने हैं, 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे पूछा था आपसे फंक्शन बताने हैं, और दूसरा बोला है ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी 4 लिमिटेशन ऑफ द फंक्शन डिस्कस्ड इन द अबव केस। ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे फंक्शंस नहीं पहचान पाएंगे ठीक से, दैट मीन्स इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो गलत ही लिखेंगे आप, है ना। तो आते हैं आप सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन है कि द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस जो किया गया वो है प्लानिंग। नाउ एक फीचर ऑफ प्लानिंग जो कि इस केस में है, जिस वजह से हमने इसको प्लानिंग कहा है, वो क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इट इन्वॉल्व्स चॉइस अमंग्स्ट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इस केस में ऐसा हुआ है, भले वो रिकॉर्ड में अब ना रखा हो, इसमें ये हुआ है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फंक्शन जो हमने अभी केस देखा है उसमें लिखा है इट इन्वॉल्व चॉइस अमंग्स्ट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जैसा अभी देखा आपने, उसके फादर जो कि मेंटर हैं, उन्होंने और उसने दोनों ने मिलकर के चॉइस रखा और उसको फाइनलाइज किया। तो ये हमारे प्लानिंग में होता है, यही हाईलाइट किया गया। नाउ लिमिटेशन जो पूछे गए थे वो हैं leads to rigidity. Planning leads to rigidity. Once a plan is drawn, manager may not be in position to change it. तो ऐसा होता है, इस वजह से ये rigidity को लीड करता है। Then may not work in a dynamic environment. Planning, प्लान ए, प्लान बी, कितने प्लान हम बनाएंगे, और जो सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है, वो कीप चेंजिंग रहता है। इसलिए डायनेमिक एनवायरनमेंट में हमारा जो प्लानिंग है वो हर बार काम कर जाए जरूरी नहीं है। It is difficult to accurately assess future trend in environmental changes required for effective planning. Third one, reduces creativity, and definitely planning के according ही सारा काम करना है, आपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना है, जितना कहा उतना ही करना है, तो that means creativity खत्म। Middle managers have to just implement the plans formed by the top management without any deviation. मतलब उसमें कोई भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं करना है, जैसे बनाया गया उसको एज इट इज़ फॉलो करना है, उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। तो आपके दिमाग का वहाँ कोई इस्तेमाल नहीं होना है, दैट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। तो नेक्स्ट आपका आता है इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने से आपको बहुत कॉस्ट खर्च करना पड़ता है। कॉस्ट इज इनकर्ड ऑन डिस्कशंस विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एट्सेट्रा, एंड इनके साथ साथ टाइम भी बहुत खर्च होता है, टाइम कंज्यूमिंग, यही पॉइंट आ गया, कॉस्ट भी लगता है प्लस टाइम भी बहुत खर्चा होता है। A lot of time is consumed in collective and analyze of data, choice of alternatives, etc. Less time may be left for the implementation. हम सब सुनते और जानते हैं टाइम इज मनी। टाइम बचेगा तो आपके पास वो चीज़ बचा जो सबसे कीमती, जिसको पैसों से भी नहीं खरीद सकते। तो ये प्लानिंग जो होता है आपका टाइम भी कंज्यूम बहुत करता है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको गारंटी होना तय हो गया। आप अपने काम को डायरेक्शन के साथ, सजेस्टेड डायरेक्शन में वर्क कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपका सक्सेस गारंटीड है। तो प्रीवियसली सक्सेसफुल प्लान्स मे नॉट वर्क अगेन, कैन नॉट गारंटी टू बी सक्सेसफुल अगेन इन सिमिलर सिचुएशन। तो ये थे आज के वीडियो में पार्ट 4 के तौर पर आखिरी के कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स, एंड होप सो सारे एक्सप्लेनेशन, केस स्टडीज़ का रिकग्निशन, कॉन्सेप्ट्स का आइडेंटिफिकेशन और उनके आंसर को लिखने का तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें अगर अब तक ना किया हो तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।